हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो बायोलॉजी टॉपिक से संबंधित रहेगी। तो बायोलॉजी में सबसे पहले देखते हैं, कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बायोलॉजी के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु है। और जीव विज्ञान की दो शाखा होती है, एक होती है जूलॉजी और सेकंड होती है बॉटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत क्या आता है, जितने भी जंतु हैं उनका अध्ययन करते हैं। और जो जूलॉजी के जनक माने गए हैं वो कौन है, वो है अरस्तु। तो देखते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो कोशिका की जो सर्वप्रथम खोज की थी वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, किंतु उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका का जनक माना जाता है। और सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका की खोज वो 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसकी खोज की थी। और स्लाइडेन व सोयन ने कोशिका सिद्धांत दिया था और कहा था कि शरीर में जो कोशिकाओं से बना होता है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसमें जो मृत कोशिकाओं को नेप्रोसिस कहते हैं। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है, तो वो ये होती है माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडे की होती है। और सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र जो कि ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। इसमें एक नोट देखते हैं, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, मतलब ये आगे विभाजित नहीं होती है, अतः ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने पर शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जो तंत्रिका तंत्र होती है इसमें क्या है, दोबारा जो कोशिकाओं को जो बनने की क्षमता नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। और सबसे तेज़ी से जो कोशिका विभाजन होती है वो लीवर की होती है, जिसे हम जिगर या यकृत में होता है। ये अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर देता है, मतलब बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है। इसके बाद में देखते हैं ऑर्गन्स और सेल्स, मतलब कोशिका के अंग। इसमें आता है फर्स्ट जीव द्रव्य, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। ये एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% पार्ट होता है वो जल का बना होता है। और ये दो प्रकार का होता है, फर्स्ट होता है कोशिका द्रव्य और सेकंड होता है केंद्रिका द्रव्य। इसके बाद में ये कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। इसके बाद में इसमें आता है कोशिका भित्ति, जिसे सॉल वॉल। ये क्या होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है और ये केवल पादपों में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों को प्रोटेक्शन या सुरक्षा देता है। और जो कोशिका झिल्ली होती है, नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, ये जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। ये कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। ये कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण या कंट्रोल करता है। ये अर्धपारगम में होता है, ये कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है और जो हानिकारक होती है उनको नहीं जाने देता है। इसके बाद में देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सूत्र कणिका भी कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी और ये ऑक्सीश्वसन होता है। ये क्रेब्स चक्कर
जिसके फलस्वरूप उसमें क्या होता है, एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी के कारण कोशिका का इसे पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं इसमें राइबोसोम। ये कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी इसे कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है 70S राइबोसोम। यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और जबकि ये सेकंड होता है वो 80S होता है, ये भारी होता है तथा ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जो एस इसमें होता है वो क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। इसके बाद में देखते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी क्या एपार्ट्स। इसकी खोज कैमिलो गोंजी ने किया था। ये पदार्थों का परिवहन करता है अर्थात वातावरण में सहायक रहता है। इसके बाद में सेकंड इसमें देखते हैं सेंट्रोसोम या जिसे तारक काय भी कहते हैं। ये कोशिका विभाजन करता है, मतलब ये सेल में क्या होता है, विभाजन करने में सहायक होता है। ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, मतलब ब्रेन में ये नहीं पाया जाता है, जिसके कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। मतलब सेंट्रोसोम जो ब्रेन में नहीं पाया जाता है, इसके कारण क्या होता है, तंत्रिका कोशिका होती है उनमें क्या होता है, विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। वैसे पादप कोशिका में कोशिका विभाजन यानी सेल प्लांट के द्वारा होता है। और सेंट्रोसोम की खोज जो की थी वो बोवेरी ने की थी। इसके बाद में आता है लाइसोसोम। इसे आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक मतलब एंजाइम पाया जाता है। जब पूरी कोशिकाएं कार्य नहीं करती है तो ये कट जाता है, जिससे पूरी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्मघाती थैली या फिर एटम बॉम्ब कहते हैं। इसकी खोज डी डुवे ने की थी। आरबीसी के अंदर जो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन या पीलिया या तिल्ली में पाया जाता है, जिसके कारण एल्लीन को आरबीसी की का कवर कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसमें केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस या फिर। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और ये कोशिका को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अतः इसे कोशिका का दिमाग या ब्रेन ऑफ सेल्स भी इसे कहते हैं। इसमें 80% होता है जो प्रोटीन होती है और 20% अन्य तत्व होते हैं। लवक जिसे प्लास्टिड, ये पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये केवल पादपों में पाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इसमें देखते हैं सबसे पहले हरित लवक, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। ये भोजन का निर्माण करता है, मतलब ये पेड़ पौधों में भोजन का ये भोजन बनाता है। ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है। इसके बाद में जो अवर्णित लवक होता है, जिसे ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ये भी भोजन का क्या करता है, पेड़ पौधों में स्टोर करता है और ये जड़ तथा फल में पाया जाता है। उसके बाद में देखते हैं वर्णित लवक, जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर और मिर्च। इसमें क्या होता है, जो लाइकोपे
और गाजर में जैसे कैरोटीन के कारण लाल होती है, और चुकंदर का जो लालपन होता है वो बीटानोन के कारण, और फलों का जो पीला रंग होता है वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। इसके बाद में देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका दो प्रकार की होती है। तो पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और दूसरी होती है यूकेरियोटिक कोशिकाएं, जिन्हें विकसित और अविकसित के नाम से भी जानते हैं। और जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है वो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। तो फर्स्ट देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो ये क्या होता है, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका या प्राइमरी सेल भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम जो 70S पाया जाता है, जो कि हल्का होता है, तथा शेष अंगों का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। और यूकेरियोटिक होती है, ये पूरी तरह से क्या होती है, डेवलप होती है, मतलब विकसित होती है। इसके बाद में नेक्स्ट वो देखते हैं गुणसूत्र क्रोमोसोम। मानव में ये 23 जोड़ा या फिर 46 पाया जाता है। इसकी खोज बार्डेयर ने की थी। क्रोमोसोम होता है वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन पाया जाता है। तो जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन को आनुवंशिकता का आधार माना गया है। जो फीमेल में होता है वो क्या होता है, 44+। 44+ क्या होता है, एक्स एक्स होता है। ये सॉरी गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे वाई की जगह पे एक्स होगा। और जो इसमें मेल में होता है वो क्या होता है, 44+XY होते हैं। अब कुछ जीवों के जो क्रोमोसोम देख लेते हैं। तो जीवाणु में क्या होता है, एक क्रोमोसोम होता है। मटर में 14 होते हैं। प्याज में होते हैं वो 16 होते हैं। और मक्का में होते हैं वो 20 क्रोमोसोम होते हैं। टमाटर में 24। मेंढक में होते हैं वो 26 होते हैं। नींबू में होते हैं, मतलब जो छोटा होता है नींबू, उसमें तो 18 होते हैं, और बड़ा होता है उसमें 36 होते हैं। और मानव में जो होते हैं वो 46 होते हैं। आलू में 48 होते हैं। और जो चिंपांजी, जो बंदर की प्रजाति है, उसमें 48 होते हैं। तंबाकू में भी 48 होते हैं। और टेरिडोफाइट्स जो वर्ग होता है उसमें क्या होते हैं, 1600 से भी सर्वाधिक, या फिर टेरिडोफाइट्स वर्ग में सर्वाधिक होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है जो होता है केंद्रक अम्ल, इसे न्यूक्लिक एसिड। ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए क्या होता है, तो डीएनए की जो श्रृंखला होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसमें फर्स्ट होता है वो न्यूक्लियोसाइड होता है, और सेकंड पार्ट होता है वो क्या होता है, फॉस्फेट। जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या होती है, शुगर, और एक नाइट्रोजन बेस्ड जो क्षारक होता है। जो शुगर में होता है वो राइबोज, और इसमें होते हैं वो डिऑक्सी राइबोज। जो नाइट्रोजन बेस होता है उसमें एक पार्ट होता है वो प्यूरिन, और सेकंड पार्ट होता है वो पायरिडीन। और जो प्यूरिन के पार्ट होते हैं वो एडेनिन और ग्वानिन, और वो पायरिडीन का होता है जो साइटोकानिन और थाइमिन। एडेनिन तथा जो थाइमिन में होते हैं वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्वानिन होते हैं तथा साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से ट्रिक है वो एटी में जो पाया जाता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जीसी ग्वानिन और साइटोसिन होता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है, मतलब राइबोज शर्करा पाई जाती है।
इसके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होती है, किंतु थायमिन इसके स्थान पर यूरेसिल होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण यानी निर्माण में सहायक होते हैं। ये 3 प्रकार का होता है आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए और आरआरएनए। जो फर्स्ट होता है एमआरएनए उसे मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। ये एमिनो एसिडों का ये आवश्यक की पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में और दूसरा होता है वो क्या होता है ट्रांसफर आरएनए। ये क्या होता है, ये एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। और जो थर्ड होता है राइबोसोम आरएनए, जो क्या होता है ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। तो डीएनए के जो ट्रांसक्रिप्शन जो करते हैं वो और इसका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है वो क्या होता है, तो डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ये आरएनए, और आरएनए का जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या बनाएंगे, उससे प्रोटीन का निर्माण होगा। जब आरएनए का जो रिवर्स करते हैं मतलब तो ये डीएनए के रेप्लिकेशन। इसके बाद में देखते हैं कोशिका विभाजन जिसे सेल डिवीजन। ये क्या करता है, एक कोशिका को तोड़कर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। इसे ही हम कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन बोलते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होते हैं उसे मदर सेल्स कहते हैं तथा विभाजन के बाद जो बनने वाली नई कोशिकाएं होती है उसे डी सेल या फिर डॉटर सेल जिसे कहते हैं, मतलब पुत्री कोशिका कहते हैं। जंतुओं में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेंट्रोसोम होता है, और जो पादपों में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो कोशिका विभाजन के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है एसूत्री विभाजन जिसे एमिटोसिस, जिसे अविकसित कोशिकाओं में होता है, मतलब जो पूरी तरह डेवलप नहीं होती है उन कोशिकाओं में एसूत्री विभाजन होता है। सेकंड होता है समसूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस। ये क्या होता है, सभी जो कायिक कोशिकाएं होती है इसमें अंगों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण में सहायक होता है। और थर्ड होता है वो अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस। ये क्या होता है, जनक कोशिकाओं में होता है। इसके बाद में देखते हैं सिंड्रोम। तो क्रोमोसोम में जो होने वाले अनियमितता को क्या कहते हैं, तो सिंड्रोम कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर या जंतुओं में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें क्या है, कभी कभी क्या है विकार उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं उनमें नए सिंड्रोम या रोग होने लगते हैं। उसके बारे में जानते हैं। तो इस क्रोमोसोम के कारण होने वाले अनियमितता को क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो क्या हो जाती है, 46 की जगह पे 45 हो जाती है, मतलब एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। ये केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियां अविकसित होती है, मतलब उनमें बांझपन देखा जाता है। मतलब जो स्त्रियों में बांझपन की जो घटनाएं होती है वो टर्नर सिंड्रोम के कारण ही होती है। सेकंड आता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 46 की जगह पे क्या हो जाती है, 47 हो जाती है। ये केवल पुरुषों में पाए जाते हैं, और इस प्रकार के जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं। थर्ड है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होती है, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। ये मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें जो शरीर होता है वो बेडोल हो जाता है, तथा जो जीभ तथा होंठ होता है वो क्या होता है, इसका मोटा हो जाता है। और जो इसके जो शिकार होते हैं वो मनुष्य कैसे होते हैं, तो वो मंदबुद्धि होते हैं, तथा ऐसे व्यक्तियों को मंगोला कहा जाता है। इसके बाद में देखते हैं फोर्थ, जो कि पटाउ सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। ये मेल एवं फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि होता है, और इसके ऊपर का जो होंठ होता है वो क्या होता है, कटा होता है।
और जो नेक्स्ट आता है वो होता है विषाणु। ये क्या करता है, जो कोशिका सिद्धांत जो इसका क्या करता है, पालन नहीं करता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट ऊतक। तो ऊतक के बारे में जानते हैं। तो ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का ही क्या होता है, समूह होता है। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर क्या होती है, तो समान कोशिकाओं के समूह को, मतलब दो या दो से अधिक जो एक समान कोशिका होती है वो मिलकर क्या करती है, ऊतक का निर्माण करती है। तथा जो ऊतक का अध्ययन होता है वो क्या होता है, इस ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। या हिस्टोलॉजी के जनक है वो क्या है, मोरगली को बोलते हैं या कहते हैं। सबसे पहले जो ऊतक का विकास सिलिंट्रेटा संघ के जो जीव होते हैं जैसे हाइड्रा, जेलीफिश में हुआ था। ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊतक। पहला ऊतक आता है इसमें संयोजी ऊतक, सेकंड होता है तंत्रिका, थर्ड होता है पेशीय और चौथा होता है उपकला या एडिपोज। तो संयोजी ऊतक के बारे में देखते हैं, जैसे कनेक्टिंग टिश्यू। ये शरीर को क्या करता है, तो विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, अस्थि, रक्त और लसीका। इसमें एक नोट आता है, जो अस्थियाँ होती है वो तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। जो अस्थि होती है वो तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। और जो एडिपोज या वो उपकुला ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं, वसा का संग्रहण करते हैं, मतलब ये वसा का स्टोर करते हैं तथा ऊतकों के बीच के जो स्थान को क्या करता है, भरने में सहायक होते हैं। और बुढ़ापे में जो वसा की कमी के कारण चेहरे पे क्या आ जाती है, वो झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। वो किसके कारण होती है, तो वो संयोजी ऊतक के कारण होती है। नेक्स्ट देखते हैं तंत्रिका ऊतक, जिससे नर्वस टिश्यू। इसका जो है, जो मस्तिष्क बना होता है और ये सूचनाओं का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, मतलब सूचनाओं को जैसे ही पहुंचाता रहता है। पेशीय ऊतक, जिसे मसल्स टिश्यू, इसकी जो मांसपेशियां बनी होती है तथा ये शरीर की रक्षा करता है। इसके बाद में जो आता है उपकला ऊतक, जिसे एपिथेलियम टिश्यू। इससे जो होता है, जो क्या बनाता है, तो ये त्वचा का निर्माण करता है तथा शरीर तथा आंतरिक अंगों और उनकी बाहरी परत का निर्माण करता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। तो कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, मतलब हमें जो सीधा खड़ा रखने में सहायक होता है वो क्या होता है, हमारा कंकाल होता है। ये अस्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति कर सकते हैं, मतलब गति करने में भी ये सहायक होता है। तो कंकाल को 2 प्रकार का होता है। इसमें आता है सबसे पहला बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। ये शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। ये शरीर को रक्षा प्रदान करता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो केकड़ा का जो बाहरी आवरण होता है वो बहुत मजबूत होता है। तिलचट्टा का जो बाहरी आवरण होता है वो भी। मकड़ी, टिड्डू, घोंघा जैसे स्नेल, चींटी और मधुमक्खी, बिच्छू, सीप, शंख, कीट आदि में ये होता है। इसके बाद में देखते हैं आंतरिक कंकाल, एंडोस्केलेटन। ये शरीर के अंदर पाया जाता है। तो इसमें आता है जैसे मानव, बकरी, गाय, कुत्ता आदि। जो कछुआ की पीठ पर जो बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में जो आंतरिक कंकाल होता है, वो कंकालों को क्या करता है, 2 भागों में बांटते हैं, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि होती है वो कार्टिलेज। ये क्या होता है, मुलायम होता है प्रकृति में, क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। तो नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के जो सिरे पर क्या होता है, तो वो कार्टिलेज पाया जाता है, मतलब उपास्थि पाई जाती है। इसके बाद में जो सेकंड आती है अस्थि, जिससे बोन, ये भी क्या होती है, प्रकृति में कठोर होती है।
क्योंकि इसमें जो क्या पाया जाता है, तो इसमें कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाए जाते हैं। तो अस्थियों में लगभग 60% होता है वो क्या होता है, तो वो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और अस्थियों में जो प्रोटीन होती है वो ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि जो कार्टिलेज में होती है वो कॉन्ड्राइट प्रोटीन पाई जाती है। जन्म लेने वाले शिशु में लगभग 300 अस्थि, और जो बाल्यावस्था में आता है बच्चा तो उसमें 208 अस्थि, तथा वयस्क में होती है अवस्था में वो तो 206 अस्थि। जिस प्रकार बच्चा धीरे धीरे वयस्क होता जाता है तो ये हड्डियां आपस में जुड़ जाती है, जिसके कारण तो अस्थि मतलब दो अस्थियों के बीच में जो जगह होती है जिसको जोड़ने में जो सहायक होता है वो क्या होता है, लिगामेंट सहायक होता है। और जो मांस और अस्थि को जोड़ने में जो सहायक होता है जिसे हम टेंडम कहते हैं। और जो मांस मांस के बीच में जो जोड़ने में सहायक होता है वो सलेक्सर। इसके बाद में देखते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। तो कंकाल तंत्र में आता है फिर सबसे पहले सिर, जैसे हेड या खोपड़ी इसकी। तो इसमें जो टोटल हड्डी होती है वो कितनी होती है, 29, जिसमें जो चेहरे में होती है वो 14, और जो कान में होती है वो 16 होती है। और हार्ड में एक होती है जो कपाल, और जो क्रेनियम, कपाल या क्रेनियम में क्या होती है, 8 होती है। तो हड्डियों के बारे में विविध तत्व है। तो गर्दन की जो हड्डियों की संख्या होती है वो 7 होती है, और कान में जो हड्डियों की संख्या होती है वो एक कान में 3 होती है, तो दोनों कानों में मिलकर क्या होगी, 6 होगी। तो इस प्रकार अगर कान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है कि कान में कुल हड्डियों की संख्या, तो कान में जो कुल हड्डियों की संख्या होगी वो 6 होगी। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो है मिस। तो फर्स्ट है मेलियस, सेकंड है इनकस, और जो थर्ड है वो स्टेपीज। जो मानव शरीर की जो सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन मानी जाती है वो स्टेपीज है, जिसकी जो 0.6 mm लेंथ होती है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मध्य कान में पाई जाती है। और शरीर की जो लार्जेस्ट वो क्या है, फीमर है, जो जांग में पाई जाती है। और सबसे जो कमज़ोर कैल्विक या कॉलर हंसली, जिसे हम हंसली कहते हैं, ये गर्दन के नीचे जो दोनों ओर जुड़ी रहती है ये क्या होती है, हंसली होती है। और सबसे जो स्ट्रांग बोन होती है वो क्या होती है, जबड़े की हड्डी, डेंट्री जिसे हम बोलते हैं, होती है। और सबसे जो ब्राइटनेस, ये चमकीली हड्डी बोलते हैं, वो क्या होती है, टीविया। और पैर की जो हड्डी होती है वो क्या होती है, खोखली होती है। जहाँ पर मांसपेशियाँ और अस्थियाँ मिलती है उसे टेंडन कहते हैं। और जहाँ पर अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसे लिगामेंट्स कहते हैं। अस्थियों के जोड़ के आसपास जो साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है, तथा इसी द्रव की कमी के कारण गठिया नामक रोग हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो कहते हैं। अस्थियों के बीच में जो जालीनुमा आकृति होती है वो अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो अस्थि मज्जा में ही इसका निर्माण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं संधि, जिसे जॉइंट्स। कंकाल का वह स्थान जहाँ पर अस्थियां मिलकर हिलडुल सकती है, इसे क्या कहते हैं, संधि। तो संधि वाले स्थान पर एक गुहा मतलब खाली जगह पाई जाती है, जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। तो जॉइंट्स होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इमोरेबल मतलब अचल, सेकंड होता है साइटली मूवेबल मतलब अपूर्ण,
और जो फ्रीली मूवेबल होता है जो पूर्ण, ये भी 5 प्रकार का होता है: सैडल, ग्लाइडिंग, पीरोल और हिंग, बेल एंड सॉकेट। तो इसमें सबसे पहला होता है वो चल, इसमें क्या होता है, संधि को फिक्स्ड या फाइबर्स जो रेशेदार संधि होती है भी कहते हैं, ये थोड़ा भी गति नहीं करता है। ये खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। और जो साइडली मूवेबल संधि होती है, ये संधि जहाँ भी पाई जाती है वहाँ थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलता है। इसमें आती है पसली, केसरूगदंड। सेकंड आता है फ्री मूवेबल। इसमें क्या होता है, अस्थियों को विभिन्न दिशाओं में गति प्रदान करता है। ये 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है इसमें बेल एंड सॉकेट, जिसे कंदुक खलकी। इस प्रकार की संधि में एक गुहा मतलब खाली स्थान होता है तथा जो हड्डी इससे जुड़ती है, इसका ऊपरी भाग होता है वो गोल होता है और ये सभी दिशाओं में घूम सकती है। इसमें जैसे पेल्विक और फीमर, स्कैपुला और ह्यूमेरस। और सेकंड होती है हैंग जॉइंट, जिसे कब्जा संधि भी हम बोलते हैं। ये संधि केवल एक ही ओर गति करती है और अनुमति देती है, जैसे कोहनी, जिसे हम अपने मुंह की ओर ही घुमा सकते हैं, और घुटने, जिसको हम पीछे की ओर। उसके बाद में जो थर्ड आती है वो पायरोट जॉइंट, जैसे खूंटी संधि। इसका जो आकार होता है वो खूंटी के समान होता है। ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है, जैसे केसरूगदंड का जो ऊपरी पार्ट होता है वो एटलस, और तथा जो निचला भाग होता है। इसके बाद में जो फोर्थ होती है वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ये एक दूसरे पर फिसलती है और थोड़ी गति प्रदान करती है, जैसे कार्पस और टार्सल। इसके बाद में जो फिफ्थ होती है वो सैडल जॉइंट्स। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के ही समान होती है, किंतु ये एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशाओं में गति करता है। इसमें फर्स्ट है जैसे अंगूठा, इसे सभी दिशाओं में हम गति देख सकते हैं इसमें। इसके बाद में देखते हैं पेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम के बारे में। जो मांसपेशियाँ शरीर में जो त्वचा के अंदर पाई जाती है, उन मांसपेशियों की जो कुल संख्या होती है वो 639 होती है। और सबसे बड़ी जो मांसपेशी होती है वो साइटोरियस, जो जांघ में होती है। और सबसे छोटी जो मांसपेशी होती है वो स्टेपिड्स, जो कि कान में होती है। मांसपेशियों में जो मायोसिन नामक का जो प्रोटीन पाया जाता है, और मांसपेशियों में जो लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, हमें थकान महसूस होने लगती है। जो मांसपेशियों के अंदर जो लैक्टिक एसिड की जब मात्रा बढ़ जाती है तो हमें थकान महसूस होने लगती है। मांसपेशियों के 3 प्रकार की होती है: ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयिक। ऐच्छिक होती है जो अपनी इच्छा के अनुसार, अपन की इच्छा के अनुसार। अनैच्छिक होती है जैसे छींक के आना। और हृदयिक होती है वो हार्ट से रिलेटेड होती है। इसके बाद में देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वैसे अंगों का जो भोजन पकाने में सहायक करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं, जिसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं या छोटे छोटे पीसेज में बढ़ जाते हैं। मुख गुहा, इसमें जो फर्स्ट पार्ट, इसका जो डाइजेशन सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, मुख गुहा। तो सबसे पहले जो पाचन होता है वो मुख गुहा में ही प्रारंभ होता है। मुख गुहा एक खाली जगह होती है। इसमें एक जीभ और 3 जोड़ा क्या होती है, लार ग्रंथि होती है, तथा इसमें जो 32 क्या होते हैं, दांत पाए जाते हैं। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट होता है इसमें होता है लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स। लार ग्रंथि प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्राव कर सकता है। और लार ग्रंथि से लाइपेज, टाइलिन और डाइस्टेज और म्यूलिन नामक एंजाइम निकलती है। इसमें जो सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, जो टाइलिन निकलता है, जो कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जिसे हम बोल सकते हैं उसका पाचन करने में
सहायक होता है। लार ग्रंथि जो तीन जोड़ी होती है उसमें जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वो पैरोटिड होती है, पैरोटिड। उसके बाद में सब मॉडिबुलर और सब लिंगुअल होती है। इसके बाद में आता है इसमें टीथ के बारे में देखते हैं तो दांतों का अध्ययन होता है वो ओडेंटोलॉजी। और जो दांत में जो कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो दांतों का निर्माण होता है वो 80% 5 जो होता है जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, 10% होता है योगदान जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और जो शेष भाग होता है वो कैल्शियम क्लोराइड। और दांतों में जो क्षरण टूट फूट वो फ्लोरीन के कारण होती है। मानव दांत के क्या होते हैं, दो परत होती है। बाहरी परत होती है वो एनेमल, जिसे हम कठोर पदार्थ भी बोल सकते हैं, ये मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। जबकि जो आंतरिक भाग होता है वो क्या होता है, डेंटाइन होता है, जो अंदर की ओर फंसा रहता है। मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है दांत का, जो वो होता है एनेमल होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। एनेमल होता है वो क्या करता है, दांतों को प्रोटेक्शन, जो दांतों की प्रोटेक्शन करता है। इसके बाद में देखते हैं मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं। फर्स्ट होता है इंसीजर, सेकंड कैनाइन, और प्रीमोलर और मोलर। तो जो इंसीजर होते हैं वो 4 मतलब 4 नीचे की ओर 4 ऊपर की ओर होते हैं, और जो कैनाइन होते हैं 2 ऊपर की ओर 2 नीचे की ओर होते हैं। इसी प्रकार प्रीमोलर 4 ऊपर की ओर 4 नीचे हो, और मोलर होते हैं वो 6 ऊपर और 6 नीचे की ओर होते हैं। इसमें रिमार्क्स देखते हैं तो बच्चों में प्रीमोलर का पूर्णतः अभाव होता है तथा अंतिम प्रीमोलर नहीं पाया जाता। बच्चों में कुल 20 दांत होते हैं जो टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। इस 20 दांतों को दूध के दांत या फिर दूध के दांत 12 वर्ष तक की अवस्था में पूर्णतः टूट चुके होते हैं, तथा जो दोबारा जो नए दांत निकलना प्रारंभ होते हैं, इस प्रकार के जो जीवन काल में होते हैं वो दांतों की कुल संख्या 20 होती है। और 12 दांत जो होते हैं वो जो मोलर होते हैं वो बाद में विकसित होते हैं, तो टोटल इनों की संख्या हो जाएगी 32। ये सॉरी गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर 12 आएंगे 32 की जगह पर, यहाँ पर 52 होती है कुल संख्या। इसके बाद में देखते हैं पक्षियों की जो चोंच, उसके दांत ही रूपांतरित रूप होता है। जो पक्षियों में जो चोंच होती है वो दांत का ही कार्य करती है। हाथी का जो बाहर का जो निकला हुआ दांत होता है जो ऊपरी जबड़े का, उसे सेकंड इंसीजर होता है। अब ये दंत सूत्र देखते हैं वयस्क में, तो क्या होता है 21-23 और डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CPM और CPMM। तो बच्चे में होता है वो 2102 होते हैं। इसके बाद में देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट आता है ग्रासनली, जिसे ओसियोफोगस के नाम से भी जानते हैं। ये मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये नली के समान होता है, इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। मतलब जो ग्रास नली होती है इसमें भोजन का कोई भी पाचन संपन्न नहीं होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें आमाशय, जिसे हम पेट, ये क्या होता है थैलीनुमा आकृति की होती है। ये भोजन को क्या करती है, भंडारण करती है भोजन को, और पचाने दोनों में क्या करती है, ये कार्य करती है। ये भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है। तो आमाशय में जो भोजन रुकता है वो कितने देर तक रुकता है, तो वो 4 घंटे तक रुकता है। इसके बाद में इसमें कार्डियक से जो कार्डियक होता है उससे HCl निकलता है, जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणुओं को मार देता है, और ये भोजन को एसिडिक बना देता है, मतलब अम्लीय बना देता है, और एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। इसके बाद में देखते हैं फंडिक बीज का जो भाग होता है जिसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखने में कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुवन होने लगती है। इसके बाद में देखते हैं फाइलोरिक में जो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। ये जठर ग्रंथि काम नहीं करती है, तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं।
जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन दोनों पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है। तो रेनिन एंजाइम होता है वो दूध को क्या करता है, दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है। ये दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन होती है उसको क्या करता है, कैल्शियम पाराकेसिनेट में बदल देता है। जो पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है ये प्रोटीन के पेप्टोन में बदल देता है तथा भोजन को आमाशय के बाद छोटी आंत में पहुंचा देता है। भोजन का अब कायम का रूप ले चुका होता है। तो आमाशय के बाद जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो वो आमाशय वो कायम का, या फिर हम इसे कायम कहते हैं। इसके बाद में भोजन जाता है छोटी आंत में जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें पक्वाशय या डीडोनम, सेकंड होता है जेजुनम और थर्ड होता है वो इलियम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट होता है वो है लीवर जिसे यकृत, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है जो इसका वेट होता है लगभग 1.5 किलोग्राम्स होता है। ये अपने क्षतिग्रस्त जो इससे होते हैं उनको पुनर्निर्माण करने में स्वयं ही कर लेती है। और यकृत में जो पित्त जो बाइल का निर्माण होता है। इसके बाद में देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पित्ताशय जिसे गॉलब्लैडर। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा रहता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण होता है तो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए पूरे पित्ताशय को काटकर निकाल दिया जाता है। पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायक होता है। तो पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है। क्योंकि पित्त क्षारीय होता है, पित्त का पीएच वैल्यू जो होती है वो 7.8 से 8.5 के बीच में होती है। तो ये पित्त भोजन के जो कायम होती है उसमें उपस्थित वसा जो फेट होती है उसको तोड़ देता है, जिस क्रिया को पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें आता है पक्वाशय जो डूडेनम होता है और या ग्रहणी, ये छोटी अंत का पहला भाग होता है। और आमाशय के बाद भोजन जो जिसे कायम का रूप ले लेता है वो ग्रहणी में आता है, जहाँ उसमें पित्त मिलती है तथा वह क्षारीय बन जाता है। ग्रहणी के किसी भी प्रकार का जो एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है कोलेसिस्टो जो काइनिन और सेकंड है वो है सिकेटिन। फर्स्ट है इसमें कोलेसिस्टो, ये क्या होता है, पित्ताशय के पित्त को निकालने या स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है तथा भोजन को क्षारीय बनाता है। और जो सेकंड होता है सिक्रेटिन, ये अग्नाशय को अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस को स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सरलता से पच सके। अग्नाशय 3 प्रकार के एंजाइम निकालता है। इन 3 को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं क्योंकि ये भोजन के सभी अवयवों को पचा सकते हैं। इसमें फर्स्ट है ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन होती है जिसको पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। तो ये पेप्टाइड में जो बदलता है जो पेप्टोन के कारण ही। सेकंड होता है वो होता है एमाइलेज, जो ये स्टार्च होती है उसकी ये मंड होती है उसको क्या करता है शर्करा में ये शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। और जो थर्ड होता है वो लाइपेज, ये पित्त द्वारा पाइसीकृत जो इमल्सिफाइड होता है जो वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा जो फैटी एसिड होती है उनमें बदल देता है। इसकी जो ट्रिक्स है, अग्नाशय में एंजाइम की जो पूर्ण पाचन रस है वो क्या है, लेट, मतलब फर्स्ट है लाइवे, सेकंड है एमाइलेज और थर्ड है ट्रिप्सिन। जेजुनम में जो पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है, मतलब ग्रहणी के बाद जो भोजन जेजुनम में जाता है तथा जेजुनम के बाद में इलियम में जाता है। जो इलियम में जाता है तो ये भोजन क्या करता है, जो छोटे आंत का अंतिम भाग होता है वो इलियम होता है। यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है।
इन सभी आंत के जो रस को सक्कस इलेक्ट्रिकस इंटेरिकस कहते हैं। इसमें एक नोट देखते हैं तो छोटी आंत का जो अंतिम भाग इलियम होता है वो अंगुली जैसी रचना पाई जाती है, जिसे हम बिलाई कहते हैं। ये अवशोषण या चूषण करने का कार्य करता है। इसके बाद में भोजन दशा है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल अवशोषण होता है, मतलब जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्बेशन होता है और भोजन का नहीं होता है। इसमें जो विटामिन बी का भी निर्माण होता है। वैसे अंग को जो अपशेषीय अंग जो वेस्टिज कहते हैं, जो शरीर में जो होता है किंतु काम नहीं करता है, जैसे अपेंडिक्स जो एक परिशेषी का पार्ट होता है, ये क्या होता है कभी कभी बढ़ जाता है तो इससे अपेंडिक्स रोग भी हो जाता है। इसमें जो थर्ड मोलर होता है एक, और एक प्रीमोलर और पिन्ना जो कर्णफल जो त्वचा के बाल होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं पाचन की क्रिया। एक जल अपघटन की क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में संपन्न होती है। फर्स्ट है अंतर्ग्रहण, इसमें भोजन को निगलने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। सेकंड है पाचन, तो भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे तरह सरल पदार्थों में तोड़ता है तथा इसका आसानी से पाचन हो जाता है। थर्ड होता है इसमें वो क्या होता है, अवशोषण होता है। ये पचे हुए भोजन की कोशिकाओं को जब सोख लेती है तथा इसमें अवशोषण कहते हैं। फोर्थ होता है इसमें स्वांगीकरण होता है, तो पचे हुए भोज्य पदार्थों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको करने की क्रिया क्या होती है, तो वो होती है स्वांगीकरण कहते हैं उसे। इसमें जो फिफ्थ होती है वो क्या होती है, मल परित्याग, जिसे डिफेक्शन, जो पाचन के बाद पचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को जो बाहर निकालने की क्रिया होती है वो क्या होती है, मल परित्याग कहती है, ये कहलाती है। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो स्वतंत्र तंत्र के बारे में रहेगा, जो आपको जल्दी जे सैनिक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।